Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing is from May-June 2019. हमने 2019 की series शुरू कर दी है. This is P2 variant 21, your MCQs. So, okay, let's start. Question number 1. Which quantity can be directly measured using a micrometer screw gauge? अब micrometer screw gauge हमें पता है कि उसकी जो opening होती है, ठीक है, let me just draw the mouth of a micrometer screw gauge. उसकी opening बहुत छोटी सी होती है, मतलब basically millimeters type, ठीक है. So usually it's used to measure diameter of wires या thickness of cardboard या इस तरीके की चीज़ें, ठीक है. The area of a sheet of paper, no, वो बहुत ज़्यादा है. Mass measure नहीं कर सकता. The thickness of a sheet of paper, yes. The volume of a sheet of paper, no. ठीक है, वॉल्यूम क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ आप हाइट नहीं निकाल रहे, थिकनेस नहीं निकाल रहे, आप लेंथ और ब्रेथ भी निकाल रहे हो, वो ऑब्वियसली इससे नहीं होगा. So the answer would be C. The velocity of an object increases from 30 meters seconds to 50 meters per second in 5 seconds. What is the average acceleration of the object? Acceleration का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. हमारे पास होता है v minus u upon change in time. तो यहाँ पर हमारे पास है v, हमारे पास फाइनल है obviously 50 minus 30 upon 5. So that will be 20 upon 5 and 20 divided by 5 is 4. So the answer will be 4 meters per second, which is C. Next, a heavy metal ball falls vertically downwards through air past 4 equally spaced levels, J, K, L and M. अच्छा, हमारे पास 4 levels हैं, सब levels के बीच में space equal है, and this heavy ball falls through them. The time taken from the ball to fall from one level to the next are measured. What is the speed of the ball? Sorry, where is the speed of the ball the greatest and where is the time the shortest? ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, हमें पता है कि जब ये नीचे जा रहा होगा ये क्या करेगा, ये करेगा एक्सेलरेट, बिकॉज जो नीचे की फोर्स है विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका वेट है, इट्स मोर देन आपके ऊपर की फोर्स विच इज़ एयर रेजिस्टेंस, तो इट्स गोना एक्सेलरेट. ठीक है, तो मतलब इसकी स्पीड समझो, यहाँ पर अगर हर सेकंड पे 9.81 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड एक्सेलरेशन, तो हर 9.81 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज हो रही होगी, तो स्पीड सबसे यहाँ पर मैक्स होगी, मैक्स स्पीड. ठीक है, और टाइम शॉर्टेस्ट होगा बिटवीन L एंड M. यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे तेज़ स्पीड में वो एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है. ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सबका सेम है. ऑब्वियसली स्पीड अगर सबसे मैक्सिमम L और M के बीच में है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम भी शॉर्टेस्ट यहीं पे होगा, हाँ कि नहीं. तो आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा D, बिटवीन L एंड M. नेक्स्ट, अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम प्लेस X to the body is moved from place X to place Y where the gravitational field strength is different. What happens to the weight and its mass due to the move? मास आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से चेंज नहीं होता. जो आपका मास अर्थ पे है वही आपका मास मार्स पे होगा, लेकिन जो आपका वेट अर्थ पे है आपका मार्स पे वेट उससे कम होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा अर्थ की स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा पुल कर रहा है, तो वेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ पे. ठीक है, तो वेट विल चेंज बट मास रिमेन्स द सेम. सो द आंसर फॉर नंबर 4 विल बी C. Number 5. The diagram shows 4 solid blocks with their dimensions and masses. Which block has the greatest density? अब density का formula क्या होता है? Mass upon velocity, हाँ कि नहीं. तो हम हर इसकी density निकाल लेते हैं. For example, यहाँ पर हमारे पास A की निकालते हैं. ठीक है, पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें हर जगह की वॉल्यूम भी नहीं दी हुई. सो पहले मैं डिफरेंट कलर से वॉल्यूम लिख लेती हूँ. ठीक है, तो पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं. ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इस एरिया को
मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है. सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स अस 20. सो द आंसर बी 20 सेंटीमीटर क्यूब्ड. बी की वॉल्यूम हम करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स अस 40 centimeter cubed. C gives us 10 multiplied by 2 gives us 20 centimeter cubed. And finally D, volume यहाँ पर 20 multiplied by 2 gives us again 40 centimeter cube. अब हमें क्या निकाला है, डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम करेंगे 14 अपॉन 20. यहाँ पर हमारे पास होगा 54 अपॉन 20 डेंसिटी. एंड यहाँ पर मास है हमारे पास 48 अपॉन 40. एंड यहाँ पर हमारे पास है 68 अपॉन 40. सो इफ़ यू कैलकुलेट ऑल ऑफ देम, मैं करती हूँ. 14 अपॉन 20 गिव्स अस 0.7, ठीक है. एंड 54 अपॉन 20 गिव्स अस 2.7, sorry, gives us 2.7. नेक्स्ट हमारे पास है 48 अपॉन 40. 48 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास आ रहा है 1.2. नेक्स्ट 68 अपॉन 40 हमारे पास आ रहा है 1.7. अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2.7 सबसे ज़्यादा है, तो आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास सी, ठीक है. Okay, a student wishes to determine the spring constant of a wire where it obeys Hooke's law. Different loads are hung from the spring and its length is measured for each different load. The table shows the results of the experiment. Okay, Hooke's law हमारे पास क्या है? Force is equals to spring's constant into extension. अब जब भी इसको फॉलो करेगा ना तो वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है. तो हमें हर डिफरेंट वेट का स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना है, समझ आइए. तो हम इस तरीके से करेंगे. अब लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वन. मैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट लिख देती हूँ. स्प्रिंग कांस्टेंट हम किस तरह निकालेंगे? ऑब्वियसली फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, क्योंकि हम एक्स को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम 0 से 2 तक जा रहे हैं, हमारे एडिशन कितनी हुई है वेट की? 2, सही है. 2 अपॉन एक्सटेंशन कितनी हुई है? 12 से ये 20 पे गया है, तो कितना है? 8. 2 अपॉन 8 मिल रहा है हमें 0.25. नेक्स्ट 4 अपॉन 12 से गया है ये 28. कितना डिफरेंस आ रहा है? 16. 4 अपॉन 16 गिव्स अस 0.25. नेक्स्ट 5 अपॉन 12 से लेके ये इधर तक गया है, कितना आया डिफरेंट? 26. 5 अपॉन 26 गिव्स अस 1.9. मतलब यहाँ पर आकर उसने अपने आप को एक्चुअली एक्सटेंड कर लिया है. इट्स नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ एनी मोर, बट दीज टू वैल्यू हमें कॉन्स्टेंटली हमें हुक्स इसकी क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है. मतलब यहाँ पर ही एक्सटेंड नहीं हुआ है अपनी पोजीशन. मतलब अगर इसको हम छोड़ें, इट विल रिकॉयल बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हिच इज 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है. सो द आंसर ओवर हियर इज 0.25 Newton upon centimeter. Next, a mass of 20 kgs is held stationary by a rope over a frictionless pulley. What is the tension in the rope? अब हमें दिख रहा है कि मास यहाँ पर है कितने kg का? 20 kg का, और हमें टेंशन पूछी हुई है. 20 kg है तो इसका वेट कितना होगा? 200 Newton, because weight is equals to mass into g. तो 20 into 10 हमारे पास आ रहा है 200 न्यूटन नीचे, तो ऊपर भी 200 न्यूटन ही होगा. Therefore answer will be D. Okay, next, number 8. A boat starts moving across a river at velocity v. Yeah. Perpendicular to the river bank. The boat encounters a current along the river of velocity u. ये current आ रहा है u. Which vector diagram shows a resultant force R on the body? ठीक है, हमें पता है कि U नीचे की तरफ है और V pointing towards the right hand side. तो resultant force क्या होगा?
आपको पता है कि हमेशा हमारे पास क्या होगा, जहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब जो एरो शुरू हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यू शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके साथ अगर हम वी को कनेक्ट कर दें, सही है, तो वी इस तरह आएगा इसके साथ, या तो फिर इस तरह आएगा, या तो फिर इस तरह, या फिर इस तरह। वी इसके फ़ौरन बाद लगेगा इस तरीके से कि देर बोथ गोइंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर यू इस तरफ जा रहा है तो वी उसके साथ ही कंटिन्यू होके सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो हम वी को नीचे की तरफ लगाएंगे बिकॉज इट्स कैरिंग आउट द सेम करंट। और रिजल्टेंट जो हमारे पास होता है उसका हेड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स बोथ ऑफ दीज हेड्स एंड इट्स टेल इज़ विथ द टेल ऑफ द वन वी स्टार्टेड ऑफ विथ। तो इसकी टेल बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स बनेगा इस तरफ कि इसकी टेल और हमारी स्टार्टिंग इनिशियल उसकी फोर्स की टेल एक साथ हो और हेड्स की डायरेक्शन एक ही जगह जाकर जा रही हो। तो यहाँ आंसर हमारा बन रहा है 8 का सी, simple vectors. Sorry. Next, number 9. A mass of ball 0.5 kg falls and hits the floor at 10 meters per second. It rebounds at the speed 8 meters per second. The collision between the ball and the floor lasts for 5 seconds. What is the average force acting on the ball during the collision? हमें पता है कि फोर्स का मान पूछा हुआ है, ठीक है। अब फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं बताई हुई, मास नहीं बताया हुआ, मतलब मास बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरीके पता है। बेस्ट तरीका क्या है, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ mv माइनस mu अपॉन t, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जिसमें t यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली। अब क्योंकि ये रीबाउंड है, रीबाउंड में हमारे पास मोमेंटम दोनों ऐड होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास किस तरीके से निकलेगी, मास हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, और टाइम कितना है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास निकल रहा है 18, ओके, हमारे पास निकल रहा है 18। अब 18 अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स होगा, बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियसली आवर द डायरेक्शन ऑफ हमारा फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। तो नंबर 9 इज़ 18 न्यूटन। Okay, number 10. An object falls from the top of a building that is 25 meters high. Air resistance is negligible. What is the speed of object when it hits the ground? अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, इसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं दी हुई और हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो मैच कर रहा है, विच इज़ potential energy is equals to kinetic energy. Change in potential is equals to change in kinetic. क्योंकि हमें पता है कि हमें डिस्टेंस दी हुई है तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकेंगे, लेकिन हमें मास नहीं दिया हुआ, तो ये हम कैसे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, दोनों जगह मास कैंसिल, तो gh इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है हमारी 25 डिवाइडेड बाय हाफ, क्योंकि हाफ को हम इस साइड पे लेकर आए तो डिवाइड करेंगे, हाफ होता है 0.5 और जो स्क्वायर है उसको हम ऑब्वियसली स्क्वायर रूट बना देंगे, इज इक्वल्स टू v। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 22.36 विच इज़ 22, सो द आंसर वुड बी b। ओके, अ मशीन इज़ वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन। अब हमें पता है कि हमारे पास एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास ये है कि जस्ट राइट इट, एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास ये है कि आउटपुट एनर्जी, ये मैंने क्या लिखा है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट एनर्जी है
और इनपुट एनर्जी है, मतलब जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी एज़ कम्पेयर टू इनपुट उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ठीक है। और 100% तब होगा जब आउटपुट और इनपुट एग्जैक्टली एक जैसा हो, ठीक है। अब हमें इसका मतलब ये है कि आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी एग्जैक्ट सेम होने के लिए एनर्जी वेस्टेज बहुत कम होना चाहिए। समझे, आउटपुट बहुत ज़्यादा हुआ एनर्जी का लेकिन इनपुट भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब पॉइंट क्या होगा? एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली 100% से कम ही आएगी। हमें चाहिए 100% एफिशिएंसी, उसके लिए आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि एनर्जी वेस्ट बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, a crane takes 2 minutes to lift a load to the top of the building. The change in gravitational potential energy of the load is 360 kilojoules. What is the useful power output of the crane? ठीक है, हमें पावर आउटपुट बोला गया है। हमें बताया गया है कि एनर्जी, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला आना चाहिए फ्रॉम द पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमारे पास 36,000, टाइम हमारे पास 2 मिनट्स, सो 2 × 60 हुआ, ठीक है। उसको क्या कर डाल देंगे 360,000 अपॉन 2 × 60। तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नंबर 12, हमारे पास आया 3000 watts, तो विच इज़ 3 kilowatts. So answer is A. Next, the diagram shows a stone suspended in a string under the surface of the liquid. The stone experiences a pressure caused by the liquid. What would increase the pressure of the stone? अगर स्टोन का हमें प्रेशर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? First, decreasing the surface area of the stone. That makes no difference. अगर हम surface area स्टोन का कम करेंगे तो वो तो क्या करेगा, वो कम जाएगा ना नीचे, समझ आ रही है आपको? अगर हम सरफेस एरिया कम भी कर दें उसका मास तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मास की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सरफेस एरिया की बात की जा रही। सो वोंट रियली डू मच। अगर हम उसका मास भी चेंज कर दें फिर उसमें कोई इतना ख़ास प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा। लिक्विड अगर हम लोअर डेंसिटी का यूज़ करें then that will just make the string sink to the bottom, it will not really increase its pressure. But अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, which is rho GH, pressure due to liquid rho GH, डेंसिटी लिक्विड की बात की जा रही है? नहीं, यहाँ पर कहीं भी डेंसिटी की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर जी चेंज करने की बात की जा रही है? नहीं। हाइट, यस, अगर हम लोअर करेंगे स्टोन डीपर इनटू द लिक्विड उसकी हाइट इंक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। सो आंसर बनेगा 13 का C. A stationary smoke particle is hit by a fast moving nitrogen molecule. Which row describes the motion of the smoke particle and the nitrogen molecule after the collision? अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास collision है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से आपको पता है मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्मोक पार्टिकल को अगर कोई चीज़ हिट कर रही है वो भी बहुत फास्टर स्पीड से, तो स्मोक पार्टिकल ऑब्वियसली वो मूव करेगा, इट्स नॉट गोना रिमेन स्टेशनरी अनलेस उसका वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से, देन इट वुड हैव रिमेन स्टेशनरी, सो ऑब्वियसली इट्स गोना मूव एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल नॉट स्टॉप बिकॉज वो बहुत ही फास्ट मूविंग है। अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती द स्मोक पार्टिकल वुड हैव मूव्ड एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वुड हैव स्टॉप्ड, बट इट इज़ गोइंग टू रिबाउंड. So the answer will be A. Number 15. A night storage heater contains a large block of material that is heated electrically during the night. During the day, the block cools down, releasing thermal energy into the room. Which thermal capacity and at which nighttime temperature increase will cause the most energy to be stored by the block? तो thermal capacity हमारे पास होता है change in temperature upon obviously sorry हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ अ थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो थर्मल कैपेसिटी हम चाहेंगे कि लार्ज हो या स्मॉल, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि लार्ज हो, सही है, उसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी थर्मल कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ठीक है। नाइट टाइम टेम्परेचर इंक्रीज, अब ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि नाइट टाइम में उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो, सही है, ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, सही।
तो आंसर ऑब्वियसली नंबर 15 का यहाँ पर हमारे पास होगा ए। Number 16. 100 grams of water at 25 degrees Celsius is poured into an insulating cup. Insulating cup में क्यों डाला है? ताकि उसका ना बाहर से कोई हीट अंदर आए, सॉरी ना बाहर टेम्परेचर जाए, दोनों तरीके से इट्स बेटर। हमें यहाँ पर पानी का मास दिया हुआ है, पानी का टेम्परेचर दिया हुआ है। 50 grams of ice at 0 degrees is added to the water. The water is stirred until the temperature of the water has fallen to 0 degrees. 18 grams of ice remains unmelted. The specific heat capacity of the water is 4.2 joules upon gram degree Celsius. Which value does the experiment give us for the specific latent heat of fusion of ice? अब हमें पूछा गया कि यहाँ पर आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है। पहले हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमें मिलेगी यहाँ पर एनर्जी अपॉन मास। अगर हमारे पास लेटेंट हीट होता तो बस हम एनर्जी लिखते हैं, बिकॉज इट्स एनर्जी टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर बेसिकली, बट हमें यहाँ पर स्पेसिफिक दी गई है। अब हमें पता है कि कितनी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है, 50 से लेके 50 बेसिकली, विच इज़ 50 माइनस 18, इतनी ग्राम्स ऑफ आइस पानी में कन्वर्ट हुई है, हमें पता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें एनर्जी कितनी लगी है। अब ये एनर्जी किसने दी है? ये एनर्जी दी है पानी ने। समझ आ रही है? तो हम पानी का, यहाँ पे पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें पता है कि हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की है 4.2, टेम्परेचर एनर्जी हमें निकालनी है। मास पानी का था हमारे पास 100 ग्राम्स, चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारे पास 25, बिकॉज पानी 25 से 0 तक चले गया, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी बन रही है 10,500, ठीक है। तो यही एनर्जी अब हमारे आइस में गई, जिसने हमारे 51 से 18 क्या होता है, 50 माइनस 18 गिव्स अस, जिसने हमारे 32 ग्राम आइस को मेल्ट किया। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 10,500 अपॉन 32 ग्राम्स ऑफ आइस, बिकॉज 50 ग्राम से 18 ग्राम्स बची, ठीक है। 32 ग्राम्स आइस मेल्ट हुई। अगर हम इसका आंसर निकालें, इट्स अराउंड 328, विच इज़ क्लोज टू 330 जूल्स पर ग्राम्स, ठीक है। In which does thermal conduction not happen? Obviously बात है, अब वैक्यूम कंडक्शन होता है हमारे पास सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड वैक्यूम में होता है हमारे पास रेडिएशन। सही? Okay. The surface metal of a kettle is hot. What happens to the cool air outside the kettle when it comes into contact with the hot kettle? The density of the air decreases and the air falls. The density of the air the density of the air decreases and the air rises. The density of the air increases and the air falls, and the density of the air increases and the air rises. First of all, हमें पता है कि जब वो air आकर टच करेगी, it's going to get hot. When something gets hot, it's going to gain energy and the molecules are going to move further apart. So the density of the air is going to decrease. अब hot air fall करती है, rise करती है. Hot air always rises. So the answer is going to be B. Obviously density decrease होगी तो वो ऊपर जाएगी. Other, बाकी सारी air की density कम है. इस specific गर्म air की density, बाकी सारी air की density ज़्यादा है. इस specific hot air की density कम है, so it's going to move above the rest of the air. Some hot water is sealed inside a metal can. The can is in a vacuum in outer space. The hot water slowly cools down. How does the thermal energy escape into space? तो अब हमारे पास can है, उसके अंदर hot water है, and then the hot water slowly cools down. Energy can से बाहर कैसे गई? First of all, हमें पानी किसको टच कर रहा है? can को, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर होगी कंडक्शन। पानी कैन को टच करे तो पानी से कैन में पहले एनर्जी जाएगी ना, पानी से कैन में हीट जाएगी, तो पहले होगा कंडक्शन।
फिर सॉलिड से हमारे पास वैक्यूम में एनर्जी जा रही है. वैक्यूम की जब भी बात आती है रेडिएशन की. सो ऑब्वियसली आंसर ऑफ 19 will be B. Number 20. When water waves pass through a gap, they diffract. The diagram shows wavefronts approaching a narrow gap. In which diagram will the diffraction be the least? अब पहले तो हमें दिख रहा है कि A और B दोनों में जो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं गैप दिया हुआ है सेम है, एंड C और D में गैप सेम है. ठीक है, तो इनका गैप यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. गैप सेम है यहाँ पर और यहाँ पर गैप सेम है. यहाँ पर A के देखा जाए तो भाई वेवलेंथ कम है ज़्यादा है? लोअर वेवलेंथ. यहाँ पर बड़ी है वेवलेंथ. यहाँ पर अगेन लेसर वेवलेंथ, मतलब कम है वेवलेंथ. यहाँ पर हायर वेवलेंथ. अब डायफ्रैक्शन कब होती है ज़्यादा? जब हमारे पास गैप छोटा हो, ठीक है, और वेवलेंथ बड़ी हो. गैप छोटा हो, वेवलेंथ बड़ी हो. उसका ऑपोजिट क्या है? गैप बड़ा हो, वेवलेंथ छोटी हो, which is C. We have a bigger gap and a smaller wavelength. So the answer will be C. 21. An object is placed 30 centimeters in front of a plane mirror. Which statement describes the image of the object? The image is the same size and 30 centimeters from the object. The image is the same size and 60 centimeters from the object. The image is smaller and 30 centimeters from the object. The image is smaller and 60 centimeters from the object. मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. जस्ट थिंक इट्स एन एप्पल. ओके, जो हमारे पास दिस इज 30 सेंटीमीटर्स. आपकी जो इमेज प्रोड्यूस होगी ना वो ये होगी बेसिकली. दिस विल ऑल्सो बी 30. अब इसका साइज ऑब्वियसली सेम होगा एंड टोटल कितना डिस्टेंस बन रहा है? 60 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम द मिरर. फ्रॉम द मिरर आपकी इमेज होती 30 सेंटीमीटर्स, लेकिन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट विल बी 60 सेंटीमीटर्स. सो द आंसर विल बी B. 22. A small object is placed near a converging lens as shown. The lens forms an image I. Which statement is correct? अभी मैं नज़र आ रहा है कि ये इमेज पीछे की तरफ बन रहा है हमारे लेंस से. ठीक है. A. The image is diminished. That's not true. Image हमारी बड़ी बन रही है. Image is inverted. Image is rear. The object O is closer to the lens than its principal focus. That's correct. क्योंकि converging lens है. अगर हमारी इमेज पीछे की तरफ आ रही है इसका मतलब यही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आगे है हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल फोकस वो भी यहाँ पर आगे. An eclipse of the sun happens when the moon comes between the earth and the sun. Which statement is correct? अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है तभी हमें वो एक रिंग ऑफ फायर नज़र आती है जो बेसिकली मून के पीछे से हमें सन नज़र आता है. Which statement is correct? Infrared radiation from the sun disappears before visible light and ultraviolet light. Ultraviolet radiation from the sun. सन से कौन सी रेडिएशन आ रही होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है. तो इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर वाला पार्ट सही है. ठीक है इसका. लेकिन disappears before visible light and ultraviolet light radiation. That's not correct. ठीक है. Ultraviolet radiation from the sun disappears before visible light and infrared radiation. Again, not correct. Visible light from the sun disappears before ultraviolet radiation and infrared radiation. Not correct. Infrared radiation, ultraviolet radiation, and visible light from the sun all disappear at the same moment. That is correct. Because आप खुद बताएं एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन से पहले क्यों डिसअपियर होगी? अगर सन हमें इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा है, चलें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे रहा है, विजिबल लाइट दे रहा है, जो भी दे रहा है, वो why would some of it disappear before the other? That's not correct ना. ये तो कॉमन सेंस की बात है. इसके बाद आपको
उसको जानना भी ज़रूरी नहीं. इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा, बिकॉज जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी लाइट सन से बाहर आती है, ऑल डिसअपियर एट द सेम टाइम. Okay, a pulse of sound is produced at the bottom of a boat. The sound travels through the water and is reflected from a shoal of fish. The sound reaches the boat again after 1.2 seconds. The speed of sound in the water is 1,500 meters per second. How far below the boat of the boat is the shoal? अब हमसे x मांगा जा रहा है. Which is the distance below the boat above the shoal. ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी. लेकिन हमें बताया गया अल्ट्रासाउंड का जो अल्ट्रासाउंड है ऑब्वियसली जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी ना अल्ट्रासाउंड, उसका टाइम बताया गया कि वो कितने में उसको टच करके वापस आई और उसकी स्पीड बताया गई. अब क्योंकि वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, इट्स रिफ्लेक्टेड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की गई होगी? 2x. ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड कितनी है हमारे पास? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1.2. अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1500 बाय 1.2 आपको मिल रहा है 1800. लेकिन 1800 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल की थी इस स्पीड के साउंड ने 1.2 सेकंड्स में, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आया फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर गया. तो उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो x जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी 900 मीटर्स, विच इज़ b. ठीक है, नेक्स्ट. What is the appropriate value of the speed of sound in air at normal temperature? ये बात आपको, this is a memorization thing, there's no value for, there's no explanation for this. It's 340 meters per second. ठीक है. Why is soft iron used for the core of an electromagnet? Soft iron easily becomes a permanent magnet. Incorrect. That's steel. Steel becomes a permanent magnet. Soft iron is a good electrical conductor. इसका कोई relationship नहीं है with an electromagnet. Soft iron is a poor thermal conductor. Again, no relationship. Soft iron loses its magnetism when the current in the coil is switched off. Yes. That means that it easily magnetizes and it easily demagnetizes. ये reason है iron का. Diagram 1 shows two thin uncharged strips of plastic. Diagram 2 shows the same strip after they've been rubbed with a dry cloth. अब dry cloth करने से क्या हो रहा है? Static charge produce हो रहा है, जिसकी वजह से they're going against each other. अब अगर यहाँ पर for example positive है या negative है, तो ये इस तरह एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है? नहीं, ये इस तरीके से लग रहा था, हमें बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा होता है एक दूसरे को. समझ आ रही है? तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो फिर दिस इज पॉजिटिव, या तो फिर इट्स नेगेटिव. सीधी सी बात है. ठीक है, तो क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि फोर्स ऑब्वियसली रिपल्जन है एंड चार्जेस आर द सेम, तभी रिपल्जन हो रहा है. सो द आंसर वो भी डी. 28. A cell has an EMF of 1.5 volts. What does the statement mean? The cell converts 1.0 joules of energy when driving 1.5 coulombs of a charge around a complete circuit. Wrong. 1 joules क्यों convert कर रहा है cell? The cell converts 1.5 joule of energy when driving 1 coulomb of charge around a complete circuit. That's true. This is the basic definition of EMF. It's the energy जो cell दे रहा है to drive 1 coulomb या unit charge around a complete circuit. Unit charge कितना होगा? 1 coulomb. So the answer of 28 is B. 29.
Which two changes to a metal wire both increase resistance? अब हमारा फॉर्मूला क्या है, मेटल वायर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कब होगा, जब हमारा लेंथ क्या होगा, इंक्रीज, या तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज, जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रेजिस्टेंस से रिलेटेड है. लेंथ प्रोपोर्शनल एंड एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Decreasing its length and increasing its temperature. Incorrect. Increasing its length and decreasing its temperature. क्योंकि देखें टेम्परेचर हम जितना इंक्रीज करेंगे ना उतनी ज़्यादा क्या होगा, समझो आपके पास किस तरीके से बताऊँ, आपके पास हनी है, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हनी का फ्लो होना ज़्यादा आसान होगा या मुश्किल, आसान होगा, हाँ कि नहीं, आसान होगा. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि चीज़ लेस विस्कस हो रही है बेसिकली, या उसको ज़्यादा आसानी हो रही है मूव करने की. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है चीज़ों को मूव करने की, तो रेजिस्टेंस कम होगा. अब ऊपर वाले दो में क्या मसला था, हाँ हमें लेंथ इंक्रीज़ करनी है लेकिन टेम्परेचर हमें डिक्रीज़ नहीं करना है, टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना है और लेंथ क्या करनी है, इंक्रीज़. यहाँ पर दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है, ये मतलब ये तो है लेकिन इसके साथ टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज़ आ रहा है. नेक्स्ट, एरिया हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, थिकनेस या एरिया जो भी, एंड इंक्रीजिंग इस टेम्परेचर, ये करेक्ट है. तो आंसर यहाँ पर होगा 29 का सी. The diagram shows a circuit containing DC power supply, a motor, and a variable resistor. 3 ammeters X, Y, and Z follow the current in different parts of the circuit. The reading on X is 4 amperes. तो फिर मैं यहाँ पर X पे लिख देती हूँ 4 amperes. Which statement is correct? अब हम पहले अपने आप से सोचते हैं, अगर X पे 4 एम्पियर है और यहाँ पर हमें कोई चीज़ पैरेलल में नहीं दी हुई, ठीक है, कोई चीज़ पैरेलल में नहीं है, हर चीज़ सीरीज़ में, तो Y और Z भी क्या होंगे, 4 एम्पियर्स होंगे. अगर हमारे पास यहाँ 2 रेजिस्टर्स होते और वो पैरेलल में होते तो ऑब्वियसली दोनों को अलग अलग करंट जा रहा होता क्योंकि करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, लेकिन सीरीज़ में तो करंट डिवाइड नहीं होता. तो हमें सारे एम्पीयर्स में 4 एम्पियर ही मिलेगी. एंड कौन सी स्टेटमेंट इसके साथ जाती है, ये वाली. The readings on Y and Z are both equals to 4 amperes. Okay, a lamp is to be connected in a circuit so that the potential difference across it can be varied from 0 to 6 volts. Which resistor would be the most suitable? Which circuit would be the most suitable? तो हमें एक लैम्प कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है, उसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करना है. 0 to 6 वोल्ट में उसको क्या मिल रहा है ये हमें वेरी करना है. ठीक है, डी से शुरू करते हैं. डी में लैम्प की वोल्टेज चेंज हो सकती है, नो, बिकॉज ये हमें एक फिक्स्ड रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मिलेगा, तो दोनों की वोल्टेज यहाँ पर 6 ही होगी. सो इट कांट बी डी. सी यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, हाउ इज दैट गोइंग टू चेंज वोल्टेज, सो नो. ए एंड बी, यहाँ पर हमारे पास रियोस्टैट है, मतलब यू कैन एक्चुअली चेंज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस चेंज करके ठीक है, इट मेक सेंस कि हो सकता है वोल्टेज चेंज. हाउएवर दिस, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर सबसे बेस्ट है, ये क्या कहते हैं, वेरी करने के लिए वोल्टेज. ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका है. तो हमारे पास यहाँ पर होगा पी, इसका नाम ही पोटेंशियल डिवाइडर है. So it's just something that you should know. That's the best for changing potential across an appliance. Which logic gate is represented by the symbol below? ये कौन सा logic gate है? ये हमारे पास AND gate है. अगर इसके आगे इस तरह होता फिर ये AND gate होता. अगर ये इस तरह होता तो ये OR gate होता. इस तरह होता तो NOR gate होता. The diagram shows a combination of logic gates. Which single logic gate is equivalent for this combination? तो हमारे पास पहले OR है और उसके आगे NOT है, तो हम पहले थोड़े से वैल्यूज लिखते हैं. ठीक है, OR की लिखते हैं पहले. अगर हमारे पास 0 0 हो तो आउटपुट होगा
0, 0 1 हो तो आउटपुट होगा 1, 1 1 हो तो आउटपुट होगा 1। फिर नॉट की बात करते हैं, अगर 0 होगा तो आउटपुट होगा 1, 1 होगा तो आउटपुट होगा 0। ठीक है, सो विच सिंगल थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस? कि अगर हमारे पास 0 0 तो आंसर है 1, 0 1 हो तो आंसर है 0, और 1 1 हो तो आंसर है 0। आंसर होगा हमारे पास नॉर, बिकॉज अगर और का ये है तो ये एग्जैक्ट और के ऑपोजिट है। ठीक है, और नॉट बेसिकली ऑपोजिट करता है, इट मेक्स सेंस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आएगा नॉर। 34. An AC power supply is connected in series with a resistor and a diode. तो अगर फॉरवर्ड करंट बेस्ड हो, फॉर एग्जांपल ये साइड पॉजिटिव हो तो करंट पास जाएगा बिकॉज इट्स एन एसी करंट, बट अगर ये साइड नेगेटिव हो तो करंट पास नहीं जाएगा। ठीक है, विच ग्राफ शोज द वोल्टेज अक्रॉस resistor R varies with time? Let's start with A. ए तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज इट्स एन एसी करंट और सामने डायोड लगा हुआ है। नेगेटिव साइकिल तो होगी ही नहीं। बी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हर टाइम रेजिस्टर को वोल्टेज मिल रही है। जब ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव तरीके से करंट जा रहा होगा तो फिर तो रेजिस्टर को वोल्टेज मिलेगी ही नहीं। सी, यस, बिकॉज यहाँ पर गैप्स आ रहे हैं, इसको पूरा टाइम वोल्टेज नहीं मिल रहा। वो कब है टाइम? जब यहाँ होगा रिवर्स बायस्ड, ये इसकी एरिया की बात, तब उसको बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आंसर होगा 34 का सी। 35. An electric heater is plugged into the main supply using a fused plug. The current in the heater is 10 amperes. The cable attached to the heater is rated at 15 amperes. The fuses available are used at 1 ampere, 3 ampere, 5 and 13. Which fuse should be used? अब हमें हीटर को बचाना है, ठीक है, और बेहतरीन यही होगा कि अगर हम केबल को प्रोटेक्ट करें ऑब्वियसली, क्योंकि केबल में आग लगेगी। ठीक है, अब केबल जो अटैच है हीटर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्यूज़ लगाना है। अब बात यह है कि केबल मैक्सिमम 15 एम्पियर तक जा सकता है। ठीक है, मैक्स से मैक्स, लेकिन हम ऐसा कुछ हम 135 नहीं रख सकते। ठीक है, समझे, मैं आपको बताती हूँ, ये वायर है और उसके साथ हमारा हीटर कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से करंट जाना है, ये मैक्स 15 एम्पियर्स बर्दाश्त कर सकता है और ये मैक्स 10 एम्पियर्स बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, हीटर हमारा। अब हमारे पास 1, 3, 5 और 13 में से किसी एक ऑप्शन है कि इससे ज़्यादा अगर करंट यहाँ पास हो रहा हो तो हम उसको रोकते हैं। अगर हम 1, 3 या 5 यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फ्यूज़ लगा देंगे कि 1, 3 और 5 एम्पियर से आगे ज़्यादा नहीं जा सकता, 5 एम्पियर से ज़्यादा, तो फिर तो हीटर ऑन ही नहीं होगा क्योंकि हीटर ऑन ही 10 एम्पियर पे हो रहा है। पर अगर हम 13 एम्पियर लगाएंगे यहाँ पर तो 13 एम्पियर करंट वायर के थ्रू जाएगा, हीटर ऑन भी होगा, लेकिन अगर 13 से ज़्यादा हुआ तो बंद हो जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? सो इट हैज़ टू बी 13 so that the heater can actually come on. What is the purpose of the commutator in the DC electric motor? This is 36. To control the speed at which the motor rotates. No, ये तो नहीं है। ठीक है, to reverse the direction of the voltage across the power supply every half turn. ये तो हमारे पास फिर AC current use होता। To reverse the direction of the current in the motor coil every half turn. ये this is true. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, हम इसको एक तरीके से AC की तरह बना रहे हैं। जो हमारा DC करंट है ना, तो करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो that's what the commutator is used for. Basically DC को अगर हमें AC को तरीके से यूज़ करना हो। 37. The diagram shows a wire between two magnetic poles. The wire is connected to a circuit with an ammeter. The wire is moved downwards towards the bottom of the page. A current is introduced in the wire. In which direction is the wire
in which direction is the force on the wire caused to be by this current. तो पहले हमारे पास नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. A current is introduced in the wire. अब फिर हमारे पास वायर में करंट है, वायर डाउनवर्ड्स मूव हो रहा है, तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स की है, फोर्स डाउनवर्ड्स की. अगर आप अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करें, आपका थंब डाउनवर्ड्स हो, ठीक है, थंब आपका डाउनवर्ड्स जा रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड आपका कौन सी फिगर रिप्रेजेंट करती है? it's your index finger. हाँ, I forgot the word index finger. ठीक है. एंड तो आपका करंट किस तरीके कहाँ जा रहा है आपका करंट? What is the direction of your current? It's this way. This is the direction of your current. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली ये हमारा, अगर हम पेज को इस तरीके से व्यू करेंगे ना कि ये हमारा पेज है, तो current towards the top of the page. The current is moving towards the top of the page, if you understand what I'm trying to say here. So the answer will be D. ठीक है. अगर आप इस चीज़ को ऊपर से देखें तो ये will be going towards the top. Say 38. The chemical symbol for sodium is Na. The equation represents the radioactive decay of sodium. What are the numbers x and y? This is math again. ठीक है. हमें पता है कि अगर यहाँ पे बीटा रिलीज हुआ है तो y हमें पता है कि 0 है, बिकॉज बीटा का बिल्कुल मास नहीं होता, ठीक है. एंड x हमें इस तरफ भी सेम नंबर चाहिए और इस तरफ भी. तो अगर यहाँ पर हमारे पास 11 है, what plus minus 1 will give us 11? 12 and minus 1 will actually give us 11. तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी. So answer for 38 is C. ठीक है. 39. A radioactive source emits alpha, beta, and gamma rays into a vacuum where there is a magnetic field. The magnetic field acts perpendicularly into a plane of paper. The path X, Y, and Z are of 3 types of radiation through the magnetic field are shown. अब हमें बताना है कि अल्फा, बीटा और गैमा कौन सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल Y हमें पता है डेफिनेटली गैमा रेज है. क्यों? बिकॉज वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं हो रहा. Z बीटा होगा क्योंकि उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन बीटा की होती है. क्यों? सॉरी नॉट दिस. सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन बीटा की होती है. क्यों? क्योंकि उसका मास सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा. उसका मास कम होता है तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा आसानी से हो जाती है. एंड एक्स वो ऑब्वियसली भी अल्फा, बिकॉज उसका मास ज़्यादा तो उसकी डिफ्लेक्शन कम है, उसका रेडियस बड़ा है, उसकी डिफ्लेक्शन कम है. सो द आंसर इज बी. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन हियर. A student measures the level of radiation emitted from a radioactive substance. He places the detector very close to the substance and put different absorbers between the radioactive substance and the detector. तो उसने गाइगर काउंटर रखा हुआ है, उसका डिटेक्टर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बिल्कुल ऑपोजिट रखा हुआ है और बीच में एक अब्जॉर्बर रखा हुआ है. ठीक है. अब उसने डिफरेंट अब्जॉर्बर्स रखे हुए हैं और उससे हमें बताना है कि रेडिएशन कौन सी है. पहले तो नो अब्जॉर्बर. काउंटर रीडिंग इज 90 काउंट्स पर मिनट. थिन पेपर से एक्चुअली हमारे पास कुछ रीडिंग्स रुक गई. ठीक है. तो हमें पता है कि यहाँ अल्फ़ा है क्योंकि सिर्फ अल्फ़ा इफेक्ट होगा थिन पेपर से. फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, फिर भी उतना ही रहा. अब हमें पता है कि अल्फ़ा है. सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ लेड, डेफिनेटली बीटा है, डेफिनेटली गैमा है क्योंकि इसके बाद भी हमें काउंट्स मिल रहे हैं. लेड के सेवरल सेंटीमीटर्स के बाद भी हमें क्या मिल रहे हैं? काउंट मिल रहे हैं. ठीक है. आपको अगर फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम से कोई चीज़ कम होती तो मुझे लगता कि अच्छा बीटा है, लेकिन एल्यूमिनियम के कुछ मिलीमीटर्स इफेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब कि अल्फ़ा है और गैमा है. And I guess this is it for our video today. Thank you so much for joining us. If you don't understand anything, please mention it down in the comments below and I will try to get back to you. And I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.